हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने पिछले पार्ट 6 में देखा था विभिन्न प्रकार के रोग की जैसे बात करेंगे। जैसे सीधा वंशागत विभिन्नता का सिद्धांत चल रहा है, लास्ट ऑफ का टॉपिक है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने किस किस रोग के बारे में पढ़ा, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले तो था पहले था कायिक ना, कायिक गुणसूत्र में क्या होता था, डिफरेंस होता था ना परिवर्तन द्वारा। पहले रोग था कि कायिक गुणसूत्र में परिवर्तन द्वारा, इसको हमने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन द्वारा, उसको देखा। अब आगे क्या, उसके बाद हम लोगों ने देखा लिंग गुणसूत्र के क्रोमोसोम में उपस्थित। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कायिक गुणसूत्र के जीन में परिवर्तन। हमारा तीसरा वाला टॉपिक ये चल रहा है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो आगे, वो है लिंग गुणसूत्र में लिंग गुणसूत्र के जीन में परिवर्तन द्वारा। ठीक, हम लोग इसके बाद क्या चलेंगे, लिंग गुणसूत्र के जीन में परिवर्तन द्वारा, इसको पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने किसको पढ़ा, एक गुणसूत्र के जीन में उपस्थित परिवर्तन द्वारा। एक बचा हुआ है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया, यानी कि हसियाकार रोगिराणु रक्ताल्पता। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इसको हमको मिटाना पड़ेगा। इसमें कुछ होता नहीं है। एनीमिया मतलब समझते हैं, एनीमिया मतलब रक्त की कमी। आप लोग थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, एडल्ट हो रहे हैं, तो एनीमिया का मतलब आप लोग रक्त की कमी नहीं बताएंगे, डायरेक्ट बताएंगे कि आरबीसी की कमी, आरबीसी की कमी, ठीक, आरबीसी की कमी। तो एनीमिया में क्या होता था कि पहले हम लोग जानते थे कि भाई रुधिर की कमी हो गई है, तो पालक वाला खाया जाता था, उसके बाद फिर से रुधिर बन जाता था। तो आरबीसी की कमी होती है, ठीक है, एनीमिया है। तो इसका नाम है सिकल सेल एनीमिया, मतलब कि हसियाकार रोगिराणु रक्ताल्पता। रक्ताल्पता मतलब कि कमी, और हसियाकार रोगिराणु होने का मतलब जो देखिए आरबीसी का जो होता है गोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किनारे किनारे जो होता है इसका चपटा भाग, मतलब कि थोड़ा सा मोटा होता है। तो उसके बाद ये वाला जो पोर्शन होता है एकदम पतला होता है, ठीक है। आप लोग कुछ देखेंगे तो गड़ारी की तरह दिखेगा, ठीक है, थोड़ा सा मोटा, उसके बाद पतला होगा, बीच में फिर से मोटा होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा, मान लीजिए आरबीसी में आरबीसी। तो हसियाकार होने का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी कमी होगी, O2 यानी ऑक्सीजन। हमारे हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो आरबीसी करती है ना, अधिक मात्रा में आरबीसी करती है। उसके बाद प्लाज्मा भी करती है, और विभिन्न प्रकार के प्रोटीन भी करते हैं। तो आरबीसी इनमें मेन है, क्योंकि भाई 80% माना जाता है कि इसी के द्वारा ही ऑक्सीजन का परिवहन होता है हमारे पूरे ब्लड में, पूरे हमारे शरीर में। तो जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आरबीसी का आकार कुछ इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो जाता है। इसी को कहते हैं हसियाकार रुधिराणु अल्पता। रुधिराणु मतलब समझ रहे हैं, रुधिर का अणु, ठीक है। तो अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आरबीसी का आकार, हसियाकार आकार, हसियाकार ऑक्सीजन की कमी से होता है, O2 की कमी द्वारा होता है, ठीक है। तो कारण का, अगर हम कारण की बात करें तो कारण, ठीक है, कारण सिर्फ इतना है बाबू कि मान के चलते हीमोग्लोबिन को किससे प्रदर्शित करते हैं, HbA से, ठीक है, ये हीमोग्लोबिन वाला चीज, ठीक है। तो अगर हम इसको हीमोग्लोबिन लिखे तो हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनने के लिए जो जीन होता है, बनने के लिए जीन HbA ना, HbA ये होता है HbA, ठीक है। अब इसको मतलब कि HbA क्या होता है, इसका जो प्रतीक होता है हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन जिसे प्रदर्शित किया जाता है, तो बनने के लिए जो जीन होता है जो हीमोग्लोबिन को बनाने का कार्य करता है, तो उसका नाम होता है GAG। समझ पा रहे हैं कुछ? अभी नहीं समझ पाएंगे, आप लोग प्रोटीन संश्लेषण पढ़ेंगे ना तो बढ़िया से समझ में आएगा। आप लोग ऐसे समझिए, एक गुणसूत्र होता है यानी क्रोमोसोम होता है, ठीक। क्रोमोसोम के अंदर क्या भरा होता है, DNA भरा होता है, ठीक। DNA के अंदर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। जीन्स मतलब क्या, DNA के छोटे छोटे भाग होते हैं। अगर इन जीन्स को जूम करके देखा जाए, जूम करके देखिए, तो अगर मान लीजिए DNA है, इस प्रकार से संरचना हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर इसको भी थोड़ा सा और जूम करके देखा जाए तो यहाँ पे मान लीजिए एडेनिन लगा है, यहाँ पे ग्वानिन लगा है, यहाँ पे थायमिन लगा है। यहाँ पे एडेनिन के साथ में क्या हो जाएगा, थायमिन, उसके बाद ग्वानिन के साथ साइटोसिन, फिर एडेनिन, ठीक है। तो हमारे कुल मिला के 5 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये यूरेसिल किसमें पाया जाता है, RNA में, किसकी जगह पे, थायमिन की जगह पे, ठीक है। तो अगर हम नाइट्रोजन बेस की बात करें तो ये होते हैं हमारे नाइट्रोजन बेस। 3 नाइट्रोजन बेस के समूह को कहा जाता है कूट या फिर कोडॉन, हिंदी में कहते हैं कूट। तो इसको जो बनाने वाला जो जीन है, अगर देखा जाए जो कूट है उसको क्या बोलते हैं, GAG यानी ग्वानिन, एडेनिन और फिर ग्वानिन। यह क्या काम करता है, इसको ही बनाता है किसके जरिए, mRNA के जरिए। mRNA क्या काम करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। समझ पा रहे हैं? प्रोटीन संश्लेषण वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये है ना, तो ये क्या काम करेगा इसका बताइए, एंटीकोडॉन क्या होगा, ग्वानिन के साथ में क्या जुड़ता है बाबू, तो आप लोग देखिए एडेनिन के साथ में AGDC, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे AGDC ऐसे लिख लीजिएगा। उसके बाद इसको डबल बॉन्ड के द्वारा, इसको ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जोड़ दिया करिए, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि एडेनिन को थायमिन से कितनी बॉन्ड द्वारा जोड़ा जाता है, 2 बॉन्ड द्वारा, ग्वानिन को साइटोसिन से 3 बॉन्ड द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। तो बताइए ग्वानिन के साथ में क्या जुड़ता है, साइटोसिन, और बताएंगे एडेनिन के साथ में क्या जुड़ता है, थायमिन, फिर से ग्वानिन के साथ में साइटोसिन। अब ये क्या काम करेगा, यह mRNA पर, मान लीजिए mRNA पर, ठीक है, mRNA पर क्रिया करेगा। क्रिया करने के बाद फिर से क्या बनाएगा, GAG, ये तो बनाएगा। अब जैसे मान लीजिए अगर हम एक प्रोटीन ले लें, प्रोटीन क्या होता है हमने बताया था, प्रोटीन होता है एमिनो एसिड की चेन। एमिनो एसिड की चेन हम मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे वैलिन है, एमिनो एसिड हमने बताया था 20 होते हैं, 20 में पहला है वैलिन, ठीक है। कुछ और एमिनो एसिड हो गए, मान लीजिए एमिनो एसिड हम A से दर्शा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए लास्ट में हम ग्लूटामिन कर दे, यहाँ पे ग्लूटामाइन इसको बोलते हैं, ये भी एक अमीनो एसिड। ये हमारी हो गई एक प्रोटीन किससे बनी होती है बाबू, एमिनो एसिड की श्रृंखलाओं के द्वारा। पूछा जाए कि अगर एमिनो एसिड की सबसे छोटी यूनिट बताइए तो एमिनो एसिड, प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट पूछा जाए तो एमिनो एसिड बताएंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा कि इसी कहीं में यानी कि इसी प्रोटीन में जो ये है, ये अपने कोडित भाग को कोड करके क्या बनाएगा, GTC बनाएगा, CTC बनाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे RNA पे क्रिया होने के पश्चात फिर से GAG बन जाएगा। तो इसी चैन में कहीं ना कहीं क्या छुपा होगा, अगर मान लीजिए एक वायरस का इन्फेक्शन है तो इसका इन्फेक्शन का नॉन इन्फेक्शन छुपा होगा, यानी कि अगर ये वायरस है तो इसका दवाई। तो यहाँ पे देखिए RBC का आकार हंसियाकार O2 की कमी द्वारा होता है, ठीक। कारण क्या है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनने के लिए जो जीन होता है GAC होता है, इसका जो अगर मान लीजिए एंटीकोडॉन लिखेंगे तो एंटीकोडॉन TCG
CTC होगा, उसके बाद यह RNA पे क्रिया करने के बाद फिर से वही बना लेगा, ठीक है। किसके द्वारा ही हीमोग्लोबिन बनता है। अर्थात कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना समझिए कि जैसे मान लीजिए इस रोग को उत्पन्न करने के वाले जो जीन होते हैं वो अगर अप्रबल है तो रोग उत्पन्न नहीं होगा। जिससे मान लो लिखते क्या, चलो लिख देते हैं, इस रोग को उत्पन्न करने वाले जीन कौन से होते हैं बाबू? तो HBS और HBS होते हैं। अगर HBS हैं तभी रोग उत्पन्न होगा। अगर HBA क्योंकि उन्होंने बताया था कि एलिन किसके फॉर्म में होते हैं, जोड़े के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, इसलिए हम जोड़ा लिख रहे हैं। अरे यार मेंडलवा को देखिए ध्यान से, टी लेता था ना तो जोड़े के फॉर्म में लेता था ना, आप लोग वैसे ही समझिएगा। ये N है, ये भी N है, दोनों मिलकर 2N बने, ठीक। अगर मान लीजिए HBA और HBS, S मतलब क्या, S मतलब कि एब्सेंट, ठीक है। तो यह भी होगा तो यह क्या हो गया, वाहक होगा, वाहक। और ये क्या होगा, यह होगा निरोगी, यानी कि सामान्य, ठीक है, सामान्य होगा। तो अगर यह रोग कब उत्पन्न होगा बाबू? जब हमारे जीन में क्या होंगे, HBS और HBS दोनों, यानी कि दोनों की दोनों अप्रबल हो। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं अप्रबल होने पर रोग होता है, रोग होता है, ठीक। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, अप्रबल होने पर ही रोग उत्पन्न हो गया। HBS होगा तो रोग उत्पन्न होगा। अगर HBA है तो नहीं होगा, सामान्य हो गया। HBA और HBS होगा तो कैसा होगा, वाहक होगा, या फिर कह सकते हैं यह भी सामान्य होगा, ठीक। अब क्वेश्चन इसमें बनेगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं। क्वेश्चन ये बनेगा, अगर मान लो जो नर है, यानी कि नर लिखते हैं यार, नर और मादा। अगर मादा क्या है, वाहक है, और जो नर है वो कैसा है, सामान्य है। क्वेश्चन आएगा कि नर सामान्य है और मादा क्या है, वाहक है, तो उसके जो बच्चे हैं, बच्चे कैसे होंगे? तो आप लोग ऐसे बना दीजिएगा। नर में कौन सा गुणसूत्र होता है, X और Y, और इसमें क्या होता है, XX होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसका जीन लिखना है तो जीन के लिए हम XY नहीं लिखेंगे, जीन के लिए इस वाले फार्मूले को रखेंगे, ठीक है। नर कैसा है, सामान्य यानी ये वाला फार्मूला लगेगा, यानी कि HBA, ठीक। और मादा के लिए अगर मान लीजिए वाहक दिया है तो वाहक के लिए कौन सा रखेंगे, HBA, ठीक। बस अब क्या करना है, क्रॉस करा दीजिए, इसके गुणा इसके साथ करा दीजिए, HBA, इसके गुणा इसके साथ करा दीजिए, HBS, फिर इसके गुणा इसके साथ करा दीजिए तो क्या होगा, HBA, फिर इसके गुणा इसके साथ करा दीजिए तो HBS। यानी कि हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने क्या किया, देखा। पहला वाला क्या था बाबू, एकदम सामान्य था, सामान्य। और दूसरा वाला क्या था, वाहक था। ये भी कैसा था, सामान्य था, और ये कैसा था, वाहक। यानी कि 50% वाहक और 50% सामान्य बच्चे पैदा होंगे। 50% सामान्य, 50% वाहक। एक अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक और क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए नर जो है वाहक है, ठीक है, जो जीन है HBA HBS है, और जो मादा है उसमें वो भी वाहक है, तो क्या होगा? जैसे पहले मान लीजिए ये रोगी है, जैसे मान लीजिए ये रोगी है और ये वाहक है, तो परिणाम क्या होगा, यानी कि रोगी कैसे होंगे, HBS यही होगा। वाहक हो गए तो HBA HBS यही होगा। अब क्रॉस करा दीजिए, क्या हो जाएगा, HBA
HBS ठीक, HBA HBS नहीं, HBS HBA इसके साथ HBS ये तो होगा। अब हम देखेंगे इस वाले गुड के साथ कराएंगे तो HBS यानी कि 50% वाहक और 50% क्या होंगे, सामान्य होंगे, नहीं सामान्य नहीं, रोगी होंगे। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे हैं, कैसे होंगे, रोगी होंगे। अतः इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जब HBA होगा तो कैसा होगा, सामान्य होगा। HBS होगा तो कैसा होगा बाबू, वाहक होगा, या फिर सामान्य भी होगा, लिख सकते हैं या सामान्य। ठीक, अगर HBS होगा तो कैसा होगा, ठीक है बाबू, यहाँ तक क्लियर। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, क्या समझने से कुछ समझने वाली बात नहीं है। नंबर 4 वाला पढ़ते हैं। नंबर 3 क्या था, कायिक गुणसूत्र पर उपस्थित जीन द्वारा उत्पन्न रोग। ठीक है, अब नंबर 4 है लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित जीन द्वारा रोग। ठीक है, तो इसमें देखने को ये मिलता है जो हमारा लिंग है, जैसे सेक्स है, तो उसमें जो गुणसूत्र है क्रोमोसोम है, तो उसके क्रोमोसोम में जो डीएनए है, डीएनए के छोटा पार्ट क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। उसमें डिस्टर्बेंस होने के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित जीन को लिंग सहलग्न कहते हैं। ठीक है, बहुत कम पूछा जाता है लेकिन पूछा जाता है। ठीक है, लिंग सहलग्न क्या होते हैं। ठीक है, लिंग सहलग्न जीन क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित जो जीन होता है उसे लिंग सहलग्न जीन कहते हैं। देखिए इस लक्षण को लिंग सहलग्न लक्षण भी कहते हैं। अब लक्षण कैसे, जो रोग उत्पन्न हुआ है उस रोग का लक्षण क्या है, कैसा दिखता है, मतलब क्या होता है उसमें, उसका अध्ययन क्या कहलाता है, वो लिंग सहलग्न लक्षण कहलाता है। यानी ठीक, देखिए यहाँ लिखा है अगला पॉइंट है, वंशागत को लिंग सहलग्न वंशागति भी कहते हैं। वंशागत मतलब क्या, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, यही हमने बताया था। ठीक, वही बता रहा है, वंशागत को क्या कहते हैं, लिंग सहलग्न वंशागत। मतलब कि ये कुल मिला के ऐसा रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता रहता है। या इसके मतलब कई प्रकार होते हैं, पहले देखेंगे यक्ष संलग्न रोग। इसमें क्या होता है बाबू, इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल होता है हीमोफीलिया, और एक होता है वर्णांधता, ऐसे तो लिखा जाएगा पता नहीं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, मतलब कि बिना रुके खून का बहना। और इसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, कलर विजन, कलर ब्लाइंडनेस, इसमें क्या होता है कि ये ऐसे दोनों रोग हैं कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसकी जो संस्थापक यानी कि इसके जो एक प्रकार से कहें कि सबसे पहले किसमें हुआ था, तो उसमें हुआ था ब्रिटेन की महारानी, कौन थी, महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया में देखा गया कि यह रोग पाया जाता है। ठीक है, महारानी विक्टोरिया क्या थी बाबू, महारानी विक्टोरिया को तो नहीं हुआ था लेकिन उनकी संतानों में देखा गया था। ठीक है, तो उनकी संतानों को पता लगा कि भाई ये कहाँ से आया, कुछ अलग प्रकार का रोग है। सबसे पहले इनके बच्चों में देखा गया था, तो पता लगाया गया कि ओह इसकी मम्मा जो थी वो कैसी थी, वाहक थी, इनके कारण होता था। तो देखिए इसमें कुछ होता नहीं, इसमें देखेंगे थोड़ा लिखेंगे, दोनों रूप अप्रभावी रूप से क्या होते हैं, अगर लिखना चाहें तो लोग प्रभावी रूप से वंशागत में
हमने बताया ना, ये दोनों रोग कैसे होते हैं बाबू, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं। तो ये कैसे होते हैं, वंशागतिक होते हैं। ठीक है। अगर हम हीमोफीलिया की बात करें, हीमोफीलिया को कैसे प्रदर्शित करते हैं, एच से, वर्णांतर से प्रदर्शित करते हैं, सी से। ठीक। अगर हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए एक नर है और एक मादा है। ठीक। अगर पहले देख लेते हैं किसमें किसमें होगा। ठीक है। तो अगर नर तो किस कंडीशन में होगा वो, उसमें एक्स एक्स और वाई होगा तो कैसा होगा, यह रोगी होगा। ठीक। अगर अब यानी कि एक ही कंडीशन में मनुष्य बन सकता है ना, क्योंकि वाई गुणसूत्र है। अगर 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 ये कैसा होगा, तो ये वाहक होगी। वाहक कौन थी, ये महारानी विक्टोरिया रही। ठीक। तो अगर अब बात करते हैं कि महिला में कैसे होगा, तो जब दोनों गुणसूत्र पर या फिर दोनों जीन पर जो यह लक्षण है दोनों उपस्थित होगा, तभी रोगी बनेंगी। मनुष्य में क्या है, एक ही फिट रहे तो वो काम तमाम हो जाए। ठीक। तो समझ में आया। अगर रोगी कब बनेगा, पुरुष, यहाँ पे लिख देते हैं पुरुष रोगी कब बनेगा बाबू, जब एक्स पे कौन सा जीन पर मतलब कि लक्षण उपस्थित होगा, हीमोफीलिया वाला लक्षण उपस्थित होगा तो रोगी हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक ही एक्स है। तो महिलाओं में क्या होगा, एक ही एक्स पर उपस्थित होगा तो कैसे होंगी, वाहक होंगी। अगर दोनों पे उपस्थित होगा यह लक्षण तो रोगी होंगी, यानी ग्रसित होंगी। तो अगर हम एक क्वेश्चन दें, अगर एक क्वेश्चन दें तो मान लीजिए जो नर है बाबू कैसा है, ग्रसित है, और जो मादा है वाहक, तो इनकी संतान कैसे होगी, तो आप लोग बताइए। नर ग्रसित है ना, नर ग्रसित होने का मतलब क्या, रोगी है, यानी कि ये वाला जीन रहेगा एक्स एच और वाई ना। मादा क्या है, वाहक है। वाहक का मतलब क्या, एक ही एक्स पर यह उपस्थित होगा, दूसरे वाला का खाली रहेगा। ठीक है। अच्छा, हीमोफीलिया मतलब समझ रहे हैं ना, हीमोफीलिया मतलब कि अगर कहीं पे आपको कट गया, अगर आपको हीमोफीलिया है यानी कि ये वाला जीन उपस्थित है आपके अंदर, तो क्या होगा, अगर हमारे शरीर में कहीं कट गया जाता है तो उसका खून जो है उसमें एक प्रकार से थक्का नहीं बनेगा, लगातार बहता चला जाएगा। उसके बाद कुछ देर बाद रोगी की मृत्यु हो सकती है। ठीक, हो जाती है। अगर उसका सही से इलाज ना किया जाए, सही समय पर उसको ट्रीटमेंट ना किया गया, तो उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक। तो हीमोफीलिया में क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं बन पाता है करने पर। ठीक। थोड़ा सा भी खर्च लगे उसकी मौत निश्चित है अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए। वाहक है ग्रसित। अब बताइए इनकी संतानों में कैसा होगा, तो ये तुयन है। अब इसको यन के फॉर्म में लिखेंगे, एच एच वाई एच एच। ठीक। अब बता दीजिए बाबू, इसका संतुलन इसके साथ रहेंगे तो क्या मिलेगा। ये वाली महिला कैसी होगी, महिला है ना, महिला में क्या होता है, एक्स एक्स होता है। ठीक। तो ये कैसे होगी, रोगी होगी। रोगी इसको इसके साथ करा देंगे तो ये कैसी होगी, वाहक होगी। वाहक, वाहक मतलब क्या, और पाएंगे। और इसका काम तमाम हो गया। अब इसके बात करते हैं तो कैसा होगा, एच वाई, ये कैसा होगा, रोगी होगा। ठीक। इसमें एक ही एक्स है ना, एक्स के ऊपर उपस्थित है, काम तमाम हो जाएगा। और इसका अगर इसके साथ कराएंगे तो एक्स और वाई, ये कैसा होगा बाबू, नॉर्मल यानी सामान्य। ठीक। तो कितने परसेंट रोगी, कितने परसेंट वाहक और कितने परसेंट सामान्य निकले, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 50% रोगी मिले ना, और वाहक कितने परसेंट मिले, तो 25% वाहक मिले और 25% कैसे मिले, सामान्य मिले। समझ पा रहे हैं, समझ जाइए। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा बैठा देते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन और। अगर 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 जो नर है और एक मादा है, नर कैसा है, एकदम सामान्य है,
और मादा कैसी है पगली? यह ग्रसित है, ग्रसित है। ठीक 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 ठीक, चलिए, यानी कि ग्रसित है तो यानी कि दोनों को उपस्थित होगा। ठीक, अब ये सामान्य है तो यह और वाई ऐसे होगा कुछ। एक हम इसका संकलन करा देते हैं, तो ये फॉर्म में है, एन फॉर्म में लिखेंगे एक्स वाई एक्स एच एक्स एच। करा दीजिए जल्दी से, तो करा दो। लंबी आँखें जो तेरी देखी, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये कैसा है बाबू? वाई है तो हम कैसे क्यों लिखे हैं? क्या होगा अब? क्या होगा? क्या होगा बताइए? जो 50% महिलाएं हैं कैसी होंगी? वाहक होगी। और ये जो 50% जो पुरुष हैं वो कैसे होंगे? रोगी होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, ये था हमारा आंसर। हम देख लेते हैं थोड़ा सा हीमोफीलिया, यानी क्या हीमोफीलिया तो हो चुका है ना, एक्स से प्रदर्शित किया जाता था। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब समझ रहे हैं? कलर ब्लाइंडनेस का रोगी जो होता है वो लाल और हरा का पहचान ही नहीं कर पाता। अजीब पागल होता है साला, मतलब कि उसको हरा हरा दिखाओ तो कुछ और ही दिखेगा, लाल लाल दिखाओ तो कुछ और ही दिखेगा। यानी कि उसको जो रेलवे ड्राइवर वो चलाते हैं, क्या बोलते हैं, रेलगाड़ी चलाने वाला मुआ, तो जो रेलगाड़ी चलाते हैं तो उनमें उनको नौकरी नहीं मिलती है। ठीक है, पूछा जाता है कभी कभी कि कलर ब्लाइंडनेस से व्यक्ति पीड़ित है तो उसको कौन सी नौकरी नहीं मिलेगी? तो रेलवे डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब अगर ट्रेन आनी है तो कहा जो है पीली वाली झंडी दिखा देगा, तो गलत हो जाएगा ना। तो इसमें देखते हैं बड़ा रकम, इसमें क्या होता है? इसको सी से डिनोट करते थे ना, तो एक्स सी अगर नल की बात करें तो एक्स वाई होता है। ठीक, अगर 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 एक्स के ऊपर क्या होता है? सी होता है, तो कैसा हो जाएगा? यह रोगी हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से अगर महिला है कोई, अगर इसके पास सी है, एक पे सी है बस, तो कैसी हो जाएगी? वाहक होगी, वाहक। और अगर मान लीजिए दोनों पे है तो कैसी होगी? ये भी रोगी होगी, यानी ग्रसित होगी। ठीक, अब थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। अगर मान लीजिए एक नर है और एक कैसा है? मादा है। नर कैसा है? रोगी है। मादा भी कैसी है? रोगी है। और देखते हैं इसके बाद क्या होगा। एक्स वाई, एक्स के ऊपर सी रहेगा, आपकी बार एच नहीं रहेगा क्योंकि हम लोग कलर ब्लाइंडनेस पढ़ रहे हैं। और इसमें रोगी कैसी है? एक्स एक्स एच 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 एच। ठीक, अब इसको हम 2n फॉर्म में है, इसको हम n फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि अलगा दो बदल, इसलिए अलगा दो बाबू, टमाटर गीला हो गया। इसको गुणा करा दो, इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा? इसके साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा? यही ना मिलेगा बाबू। इसका इसके साथ करा देंगे तो वाई ऐसे ही रहेगा। वाई वाला बहुत समझदार होता है, तो भी याद नहीं लेके चलता है। और इसका इसके साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा? एक्स वाई, यानी कि कुल मिला के 100% कैसे होंगे बाबू? रोगी होंगे। अब आप लोग पूछेंगे कैसे ना? महिलाओं में मैंने बताया था, जब दोनों पे लक्षण प्रदर्शित होगा तो कैसा होगा? रोगी होगा। इसमें है, इसमें है। अब पुरुष में कैसा होगा? एक ही एक्स है ना उसके पास, तो अगर एक को पे उपस्थित होगा तो वो रोगी हो जाएगा ना, ये भी रोगी होगा और ये भी रोगी होगा। 50% महिलाएं रोगी और 50% पुरुष होंगे वो भी रोगी। कुल मिला के 100% रोगी वाले व्यक्ति मिलेंगे। एक आप लोग के लिए क्वेश्चन है, एक नर है और एक मादा है। मादा कैसी है? वाहक है। नर कैसा है? सामान्य है। तो परिणाम बताइए, आप लोग बता देंगे। ठीक है, और कुछ बचा बाबू? और कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो पहली वाहक कौन थी? तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया। ठीक है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बस दोस्तों, आज का ये पूरा का पूरा वंशागत विभिन्नता का सिद्धांत पूरा सिलेबस, मतलब ये वाला आपका चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, पार्ट 7 तक। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा, पूरा का पूरा समझ में आया होगा।
अगर नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, मैं उससे भी समझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।